आज बैच की क्लास नहीं हो पाई है ना। बट मैंने सोचा यूट्यूब पे आते आते थोड़ा सा मैं ठीक महसूस कर रही थी, तो और मेरे मन में था कल बैच की क्लास हुई थी तो यूट्यूब पे नहीं हो पाई थी, तो अभी चीजें वैसी चल रही हैं कि मैं कोशिश कर रही हूँ जितना जहां क्लास ले पाऊँ ले लूँ। अभी पूरी तरह से तो हेल्थ बेहतर नहीं हुई है। टेलीग्राम चैनल पे आपके 2-3 पीडीएफ हैं जो पेंडिंग है, ये भी वहीं मिल जाएगा विद आंसर्स। स्टार्ट करेंगे, समझेंगे कहानी। पेपर में आपके समय ज्यादा नहीं है, मेरी भी कोशिश है कि क्लासेस आपकी कंटिन्यू हो शाम को 7 बजे यूट्यूब पे, और बाकी जो बैच का टाइमिंग है करियर ऐप डाउनलोड करके आप बैचेस में अभी भी एनरोल कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप कवर कर लेंगे प्रीवियस। और वहां हम चैप्टर वाइज सारा कुछ डिटेल्ड मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल ही जाएंगे आपको एक साथ। और जो लोग D++ की तैयारी कर रहे हैं वो भी पेडागोजी स्पेशल बैच एक है, उसमें एडमिशंस ओपन है, एनरोल कर सकते हैं करियर ऐप डाउनलोड करके। चलिएगा, खैर ये बातें चलती रहेंगी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, आंसर कीजिए, पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन से 2 सीखने की वर्तमान समझ के अनुसार सत्य है? सीखने की वर्तमान समझ यानी प्रेजेंट नॉलेज ऑफ लर्निंग या अधिगम जिसको हम कह देते हैं। तो प्रेजेंट नॉलेज ऑफ लर्निंग की बात हो रही है कि सीखने की तबीयत बेटर है भैया, पहले से बेटर है बट समय लग रहा है, वीकनेस बहुत है। निम्नलिखित में से कौन से 2 सीखने की वर्तमान समझ के अनुसार सत्य है? पहला ऑप्शन है त्रुटियां सीखने के वर्तमान समझ का मतलब क्या है? जो प्रेजेंट में हम जैसे लर्निंग को देखते हैं, और प्रेजेंट में लर्निंग को कैसे देखते हैं? कंस्ट्रक्टिविज्म यानी रचनावाद के अनुसार देखते हैं अगर हम देखें तो, यानी बच्चे को एक्टिव रखना चाहते हैं हम। वर्तमान समझ से ताल्लुक यहाँ पे ये है, उर्दू निकल के आ रही है ना। वर्तमान समझ से जो मतलब है वो ये है कि रचनावाद या प्रेजेंट में हम लर्निंग को कैसे देखते हैं, और प्रेजेंट में रचनावाद या पियाजे वाइगोत्स्की जो कंस्ट्रक्टिविज्म है वो ज्ञान की रचना पे फोकस करता है कि बच्चा सीखे और सीखने में गलतियां भी पार्ट हुई, यानी बच्चा सक्रिय रहे। कुल मिला के सीखने की वर्तमान समझ ये कहती है कि बच्चा क्या रहे? सक्रिय रहे, एक्टिव लर्निंग करे। ठीक, अब इन 4 ऑप्शंस में से जहां बच्चा एक्टिव है वो ठीक होंगे, चारों में है तो चारों ठीक होंगे। देखते हैं। त्रुटियां सीखने के क्षेत्र है या सीखने से संबंधित हैं, सीखने का एक पहलू है, एक पार्ट एंड पार्सल है, लर्निंग का ही एक हिस्सा है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई सीखे और गलती कभी ना करे। तो गलती, त्रुटियां मतलब गलतियां, मिस्टेक्स, एरर्स, तो पार्ट ऑफ लर्निंग है। बिल्कुल सही बात है, पॉजिटिव बात है, बच्चा एक्टिव है। त्रुटियां भाषा अधिगम में बाधा डालती हैं, ये सोच प्रेजेंट में नहीं है। कभी लोग मानते होंगे, व्यवहारवाद में मानते होंगे लोग, या किसी और विचारधारा में मानते होंगे। आज के समय में हम लर्निंग को ऐसे नहीं देखते कि जो लर्निंग है उसमें एरर्स अगर हो रहे हैं तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक बात है। नहीं, अगर गलतियां होंगी ही नहीं तो सीखेंगे भी नहीं। आप सीखेंगे तो गलतियां भी होंगी, वो पार्ट है उसका। कम होंगी, ज्यादा होंगी, सीखते सीखते सीख जाएंगे। त्रुटियों को तुरंत ही सुधार देना चाहिए, ये भी एकदम खराब चीज है, क्योंकि तुरंत ही का मतलब है आप बच्चे को मौका नहीं दे रहे खुद से एक्सप्लोर करने का, खुद से जानने का, खुद से अन्वेषण करने का। बच्चे को सक्रिय रखना है हमें, एकदम से उसके दिमाग में चीजें भर नहीं देनी है ना। वो कोई फोन नहीं है जिसमें सब कुछ फीड कर देना है। जग एंड मग मेथड कहते हैं इसको, कि जग है खाली बर्तन बच्चा, आप उसमें भर रहे हो ज्ञान, तो वो खराब तरीका। तुरंत नहीं सुधारना, उसको मौका देना है गलती को रियलाइज कर पाने का। त्रुटियां शिक्षकों के लिए पृष्ठ पोषण का काम करती हैं, यानी न्यूट्रिशन का काम करती हैं, एक तरह से खाना देने का काम करती हैं कि बच्चों को हम और अच्छे से सिखा पाएंगे। आपको मौके मिलते हैं एज अ टीचर, जब आप बच्चों की गलतियां समझते हैं तो आपको समझ में आता है कि आपके मेथड में कहाँ कमी है, आप कैसे बेहतर सिखा सकते हैं, या कितना बच्चे ने सीख लिया है। तो ए पॉजिटिव है, बी पॉजिटिव है, ये दोनों बातें यहाँ सही है, जो कि कितने लोग बता पा रहे हैं? 78% लोग सही जवाब दे रहे हैं। ठीक, तो ए तथा डी ये बात सही है, कोई दिक्कत परेशानी इस बात को समझने में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बी और सी सही नहीं है। ना तो गलतियां बाधा हैं त्रुटियां, और ना ही उनको तुरंत सुधारना है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, जमाने भर से, मतलब जब से सीटेट है मुझे लगता है ये आ ही रहा है क्वेश्चन, बस इसकी फॉर्म चेंज हो जा रही है, पूछने का तरीका बदल जा रहा है। ठीक है ना, अभी मैं बताऊंगी कैसे और क्यों। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है देखते हैं। हाँ, टाइम लगेगा हिबा, ठीक हो जाएगी तबीयत। आरंभिक वर्षों के दौरान बच्चे दीवारों, फर्श, कागज आदि पर आड़ी तिरछी रेखाएं बनाते हैं। दीवार मिल गई बच्चे को तो वो जो हाथ में आएगा वो कुछ भी बना देगा उसका। फर्श पे भी वो चौक मिल गई, उसको चौक चलाने लगेगा। कोई कलर मिल गया, कलर, कोई मम्मी का काजल भी मिल गया, मतलब आजकल के जमाने में हमारी मम्मियां तो काजल पता नहीं ढूंढना पड़ेगा हमें तब मिलता, कहीं अगर मिलता भी तो, है ना। लेकिन आजकल तो ये कॉमन चीज, आईलाइनर मिल जाएगा तो वो बच्चा जो हाथ में आ गया उससे कर लेगा। पेन मिल गया, पेंसिल मिल गई, कलम मिल गई, कागज मिल गया, जहां पे मिलेगा वो कुछ भी आड़ी तिरछी लाइनें खींचना शुरू कर देगा। ये क्या है? शुरुआती सालों में आरंभिक साक्षरता का भाग है, यानी पार्ट ऑफ एमर्जेंट लिटरेसी।
ये मैं इंग्लिश में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश के क्वेश्चंस भी ट्रांसलेटेड आते हैं लैंग्वेज में, अब इंग्लिश और हिंदी में क्वेश्चन सेम ही रह गए हैं, ठीक है ना। देखते हैं, खैर फिर आते हैं अधिगम के लिए इसके कोई मायने नहीं है। क्यों नहीं है भाई, मायने हैं, ये क्या है, राइटिंग की स्टेजेस में आता है एक तरह से, स्क्रिबलिंग बोल देते हैं इसको। स्क्रिबलिंग का क्वेश्चन बहुत जमाने भर से आता है, मतलब बहुत पहले से आता है। अब ये इमरजेंट लिटरेसी जो है 2-3-4 साल से पूछने लगा है, उससे पहले नहीं था। गणित का सीखना, यानी गणित सीख रहा है बच्चा, आड़ी तिरछी लाइन का मतलब गणित कब से हो गया। भाषा अधिगम है, भाई भाषा की तो ऐसा कोई खास समझ नहीं बन रही है यहाँ पे। तो ये क्या है, ये आरंभिक साक्षरता का भाग है। बड़े लेवल पे अगर देखें तो भाषा के अंदर आ जाएगा, बट क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट आंसर है तो हम क्यों जाएं इसमें। आरंभिक साक्षरता का भाग है, यानी इमरजेंट लिटरेसी, यानी बच्चा पेन पकड़ना सीख रहा है, कुछ भी टेढ़ी मेढ़ी लाइनें ये वो जब बुक उठा करके, और उसको पढ़ना नहीं आता, एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है बट वो पलट पलट के देख रहा है चीजों को, कोशिश कर रहा है पिक्चर से आइडिया लगाए कि इस कहानी में क्या होगा, वो भी इमरजेंट लिटरेसी का ही पार्ट है, यानी आरंभिक साक्षरता का ही पार्ट है। अभी साक्षरता आई नहीं है बट वो शुरुआत की एक्टिविटीज कर रहा है साक्षरता आने से पहले। तो ये इसको कहेंगे क्या, और इसको स्क्रिबलिंग कहते हैं। बट ये पार्ट किसका है, पार्ट है ये आरंभिक साक्षरता का, इमरजेंट लिटरेसी इन इंग्लिश। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, ये कहता है लेखन के किस उपागम को लिखने के द्वारा लिखना सीखना कह सकते हैं, यानी राइटिंग बाय द प्रोसेस ऑफ राइटिंग इटसेल्फ। सीख मतलब सीख रहे हैं आप, लिखना सीख रहे हैं, लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग इटसेल्फ, मतलब लिखना सीख रहे हैं, लिखने के द्वारा ही सीख रहे हैं कि जो मन में आए लिखो, ठीक है ना। तो प्रक्रिया उपागम है, उत्पाद है, दूसरे के लेखन की नकल करना इमिटेशन है, या बिंदुओं में लिखना है यानी पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। तो पॉइंट टू पॉइंट का कोई केस बनता नहीं है, यहाँ दूसरे के लेखन की नकल करना यानी इमिटेट करना, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लिखने के द्वारा लिखना सीखना, इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरह के एग्जाम में, इसको प्रक्रिया उपागम कहते हैं। प्रोसेस है ना, यू आर लर्निंग टू राइट बाय राइटिंग इटसेल्फ, मतलब आप लिखना सीख रहे हैं लिखने के द्वारा ही, यानी प्रक्रिया के माध्यम से आप लिखना सीख रहे हैं। आपके मन में जो आया, अपनी कोई बात आपको एक्सप्रेस करनी है, आप लिख करके ला रहे हैं, यानी यहाँ पे कोई फिक्स रूल हो जरूरी नहीं है। आप अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को, किसी टॉपिक पे भी हो सकता है, ऐसे फ्री फ्लो में भी हो सकता है, आप लिख रहे हैं। प्रक्रिया उपागम पहले, अब इसमें भी कई सारी प्रोसेस स्टेप्स होते हैं कि आप ड्राफ्ट करेंगे, कोई चीज लिख रहे हैं किसी चीज के बारे में, बहुत सारी चीजें हैं। उत्पाद उपागम जो है आपका, वो वैसा हो जाता है, एक तरह का मॉडल, आपको कुछ एक स्ट्रक्चर पहले से गिवन है, उसी बेसिस पे आप लिख रहे हैं। आपको कह दिया गया कि इस कहानी के जैसी ही दूसरी कहानी लिखो, बिल्कुल लगभग सेम ही होनी चाहिए, या फिर जो हम कहते हैं जिसको डिक्टेशन, श्रुतलेख, वो भी उत्पाद उपागम का ही उदाहरण है, यानी प्रोडक्ट राइटिंग का ही उदाहरण है कि आपको एग्जैक्ट पता है प्रोडक्ट फाइनल क्या होगा, इसी के अराउंड आपको चीजें लिखनी है। तो प्रक्रिया उपागम है लिखने के द्वारा लिखना सीखना। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ये क्या पूछा है, उत्पादक शब्द संपदा से क्या तात्पर्य है, बताइएगा। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूस करना, कुछ बनाना, कुछ क्रिएट करना। शब्द संपदा से यानी वोकैबुलरी की बात हो रही है, शब्द संपदा मतलब से क्या तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है जिन शब्दों को हम सुनते और पढ़ते हैं उनकी पहचान करते हैं, यानी जो शब्द हमने सुने और पढ़े उनकी पहचान कर रहे हैं हम, ये उत्पादक शब्द संपदा है। बट हमने इसमें क्रिएट क्या किया। फिर आता है वे शब्द जिनको हम बोलते समय प्रत्यास्मरण करते हैं, रिकॉल कर रहे हैं जिन शब्दों को हम, वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं। लेखन और वाचन मतलब लिखने और पढ़ने में, वाचन मतलब रीडिंग और राइटिंग में प्रयोग कर रहे हैं। तो उत्पादक का मतलब क्या हुआ, जहां पे हम प्रोड्यूस कर रहे हो, प्रोडक्टिव स्किल जिसको हम कहते हैं। हम एक दिन स्किल का अलग से एक सेशन रखेंगे भाषा कौशल पे, सूबो पाली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अब इन सूबो पाली में भी हम देखते हैं सूबो, सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। तो सूबो पाली में भी आपको पता है सुनना और पढ़ना, इनको हम क्या कह देते हैं कि हम रिसीव कर रहे हैं कहीं से इंफॉर्मेशन को, और बाकी के दोनों जो है वो प्रोडक्टिव में चले जाते हैं, रिसेप्टिव में चले जाते हैं। हालांकि ये सवाल कुछ और कह रहा है तो इनकी बात हम नेक्स्ट अलग सेशन करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं। उत्पादक शब्द संपदा यानी वो वोकैबुलरी आपकी जो आप प्रोड्यूस करते हैं, जिसको यूज कर रहे हैं, है ना, लिखने में और पढ़ने में, ठीक है। वे शब्द जिन्हें हम श्रवण व लेखन के दौरान पहचान नहीं पाते, नहीं पहचान नहीं पाते तो वो पैसिव हो जाता है एक तरह से, पहचान नहीं पाते, इवन पहचान नहीं पाते तो वो तो इवन वोकैबुलरी का हिस्सा भी नहीं है भाई, जिनको हम पहचान ही नहीं पाए, जिनको पढ़ के हमें समझ में ही नहीं आ रहा, ठीक। तो अगर हम देखें यहाँ पे उत्पादक संपदा कहाँ गया, पोल पहले हटा दिया। तो उत्पादक संपदा किसका हिस्सा है, उत्पादक संपदा वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त करते हैं,
है ना। पहले हम इसको उत्पादन संपदा को उत्पादक कौशल के रूप में देख रहे थे, बट पूछा कुछ और है क्वेश्चन ने, ठीक है ना, कि वो शब्द जिन्हें हम सुनते और पढ़ते हैं उनकी पहचान करते हैं, ये उत्पादक संपदा है नहीं। वे शब्द जिनका हम बोलते समय प्रत्यास्मरण रिकॉल कर रहे हैं, नहीं। एक्टिव कहाँ है बच्चा? वे शब्द जिन्हें हम लेखन और वाचन में प्रयुक्त कर रहे हैं, यानी पढ़ने में भी और राइटिंग में भी, तो वो बार बार आ रहे हैं शब्द, ठीक है। आगे बढ़े, सिर्फ सुनते और पढ़ते हैं, तो सुनते और पढ़ते में फिर रिसीविंग आ जाएगा सिर्फ, जबकि लेखन में सच में उत्पादन भी होगा और पढ़ के भी हमारे अंदर वो शब्द जा रहे हैं और फिर उसको लिखने में हमारे वो काम आएंगे। तो बेटर ऑप्शन 3 हो जाएगा, ना कि फर्स्ट, क्योंकि वहां पे सिर्फ सुनना और पढ़ना दोनों ही रिसीविंग वाला हो गए। यानी रिसीविंग मतलब जो मैं अभी सुगो पाली आपको बताएगा, सुनना और पढ़ना में दोनों में क्या है, ग्रम्यात्मक कौशल है, सिर्फ ग्रहण कर रहे हैं आप, जबकि यहाँ पे उत्पादन भी शामिल होगा, जिसको कल को आप यूज भी कर पा रहे हैं, ऐसी वोकैबुलरी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा एक बार, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5, प्राथमिक विद्यालय की एक कक्षा में कार्टून पुस्तकें, बहुत से चित्र वाली 10 पृष्ठीय छोटी छोटी पुस्तकें और समाचार पत्र रखे हैं, जिन्हें शिक्षार्थी जब चाहे या जब भी समय मिले पढ़ सकते हैं। यहाँ कक्षा में क्या करने का प्रयास किया जा रहा है? मतलब क्या है, एक प्राइमरी क्लासरूम में कार्टून वाली कुछ बुक्स रखी हैं, कुछ मैगजीन्स होंगी ऐसी जिसमें पिक्चर्स हैं चाचा चौधरी टाइप की, या कुछ और जिसमें सिर्फ प्रिंट के माध्यम से बच्चा फोटो देख देख के समझ जाए क्या कहानी चल रही है, और छोटी छोटी 10 प्रश्न की चित्र वाली जिसमें बहुत सारे चित्र हैं, फिर छोटी छोटी 2-4 लाइन लिखी हुई हैं, चित्र हैं, तो छोटी किताबें हैं। रीडिंग हैबिट बिल्ड करना चाह रहे हैं बच्चे में। ये क्या है, प्रयास किया जा रहा है किस चीज का? मुद्रित समृद्ध परिवेश सृजित किया जा रहा है, यानी प्रिंट रिच एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाषा सीखने के लिए। कि हमने आसपास क्लासेस में हम देखते हैं कि चार्ट्स लगे हुए हैं, है ना, कुछ और बना हुआ है, कोई कहानी का प्रिंट लगा हुआ है। उसी तरह से जब किताबों में बहुत सारे प्रिंट्स हैं, कार्टून है, चित्र हैं, तो मतलब हम मुद्रित समृद्ध या प्रिंट रिच एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं, जिससे बच्चा भाषा को आसानी से सीख पाएगा। उसके आसपास हर जगह देखने को भाषा का काफी माहौल है, चाहे वो प्रिंटेड किताबें हैं, चार्ट्स हैं क्लासरूम में, है ना, कोई एक्टिविटी है। शिक्षार्थियों में पठन संबंधी आदतों का विकास होना, ये बात ठीक है, लेकिन मुख्य जो बात है वो ये है कि प्रिंट रिच एनवायरनमेंट है, ऐसा एनवायरनमेंट जहां अपॉर्चुनिटीज हैं, अवसर मिल रहे हैं बच्चे को पढ़ने के, किताबें देखने के। ऐसा नहीं है कि एक क्लासरूम है बस और एक बोर्ड है, बाकी कुछ है ही नहीं देखने को, ना कोई किताब है ना कोई प्रिंट मटेरियल है, ठीक है ना। शिक्षार्थियों में ये अपने आप हो जाएगा, पहले आपको ये परिवेश तो सृजित करोगे तब तो आदत का विकास होगा। शिक्षार्थियों में पठन समूह सृजित किए जा रहे हैं, समूह की तो बात ही नहीं है, अकादमिक परिवेश नहीं, इसको प्रिंट रिच एनवायरनमेंट करते हैं। बाकी तीनों बातें आपको सही लग सकती हैं, बट टू द पॉइंट यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसका आंसर यही बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, ये कहता है कक्षा 3 की अध्यापिका, क्लास 3 है, कक्षा 3 की अध्यापिका अपने शिक्षार्थियों को विशेषण पढ़ाते समय, यानी एडजेक्टिव पढ़ा रही हैं, है ना, कि यानी विशेषण वो शब्द जो किसी की विशेषता बताएं, जैसे चालाक लोमड़ी हम पढ़ते थे बचपन में, ठीक। तो पढ़ाते समय उन सभी शब्दों की सूची बनाने के लिए कहती है जो किसी वाक्य में व्यक्ति या वस्तु की खूबी का वर्णन करे। भाई किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में कोई विशेषता बताई जा रही है, विशेषण उन्हीं शब्दों को हम कह रहे हैं, संज्ञा के बारे में। यह कार्य सहपाठियों के साथ चर्चा करने के लिए कहती हैं, यानी जो बच्चे के क्लासमेट्स हैं, उसके दोस्त हैं, जिनके साथ वो पढ़ता है, सहपाठी जो हैं उसके, उनके साथ चर्चा करने को कहा गया है विशेषण शब्दों के बारे में, ठीक। शब्द संपदा बढ़ाने का यह कौन सा तरीका, यानी आप वोकैबुलरी बढ़ा रहे हैं बच्चे की, कौन सा तरीका है ये? शब्दों के साथ संबंध बैठाना, संबंध बैठा रहा है बच्चा यहाँ पे, कैसा संबंध बैठा रहा है? रिश्तेदारी मजाक कर रही हूँ, मतलब संबंध कहाँ बैठाने की बात हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे विशेषण पढ़ाते समय सूची बनाने को कह दिया कि कौन से शब्द विशेषण है, फिर ये वस्तु या विस्थान की खूबी का वर्णन कर रहे हैं, उन शब्दों को पहचानना है उसमें से, और फिर चर्चा करनी है, ठीक। तो ये कौन सा टेक्निक है? वर्णन करने वाले शब्दों की बात हो रही है, सिर्फ वर्णन की नहीं, विशेषण की बात हो रही है। संदर्भ में विशेषण, सिर्फ विशेषण की ही बात नहीं है, बहुत सारे शब्दों में से विशेषण छांटना है। इसका मतलब शब्द तो बाकी भी आने चाहिए, जो नॉर्मल संज्ञा है, सर्वनाम है, उन सब, और विशेषण है या और बहुत सारा के शब्द हैं, उन शब्दों में से विशेषण को छांटना है। तो इसका मतलब बाकी शब्द भी तो आते होंगे बच्चे को, तो सिर्फ विशेषण सिखाना थोड़ी है ये। यहाँ पे संदर्भ में शब्द संपदा है कि आपकी जो वोकैबुलरी बिल्ड हो रही है वो कॉन्टेक्स्ट में हो रही है, कि आपने एक चैप्टर पढ़ाया, मान लीजिए चालाक लोमड़ी, अब लोमड़ी का चालाक होना क्या है? विशेषण है, तो इस संदर्भ में आपने विशेषण सिखा दिया, अलग से विशेषण के रट्टे नहीं लगवाए हैं, ठीक है ना। तो इस संदर्भ में शब्द संपदा है, इसमें चाहे विशेषण होता चाहे संज्ञा होती, बात बराबर होती, आंसर यही होता। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 है भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? भाषा अधिगम यानी लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन।
आता ही है इस पे क्वेश्चन, इस पे हम अलग से एक सेशन भी रखेंगे। तो भाषा अधिगम और अर्जन के विषय में कौन सी बात सही नहीं है, यानी नॉट राइट। मुद्रित का मतलब प्रिंटेड, प्रिंट रिच एनवायरमेंट, जहां पे जैसे ये नोट है तो इस पे कोई एक इमेज बनी हुई है, किसकी, एलोरा की गुफाएं, 20 रुपए का नोट है, तो ये प्रिंट है, प्रिंट, ये मुद्रित है। प्रिंट रिच एनवायरमेंट उसी को कह रहे हैं जहां मुद्रित परिवेश हो। देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग सेकंड ऑप्शन कह रहे हैं 82% लोग। भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, नॉट पूछा है। यदि अवसर और परिवेश दिया जाए तो सभी बच्चे अनेक भाषाएं सीख सकते हैं। बात तो सही है, हमें चाहिए नेगेटिव, है ना, नॉट चाहिए, नहीं लिखा हुआ है, तो ये तो सही बात है। प्रथम भाषा दूसरी भाषा के अधिगम के में व्यवधान डालती है, ये बात आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये बात गलत है। हम तो यहाँ पे बहुभाषिता की बात कर रहे हैं कि जितनी भाषाएं हो सके आप सिखाइए बच्चे को, है ना, और उसकी मातृभाषा का भी प्रयोग करिए। जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, त्रिभाषा सूत्र, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई शिक्षा नीति है वो कह रहे हैं कि आप बहुभाषिता की बात कीजिए, त्रिभाषा सूत्र की बात कीजिए, बच्चे की मातृभाषा को भी सपोर्ट कर रहे हैं, स्कूल की भाषा भी सीख रहा है, वो कोई एडिशनल लैंग्वेज वैकल्पिक विषय भी पढ़ रहा है संस्कृत की तरह या और जो अन्य भाषाएं हैं। और हम यहाँ कह रहे हैं कि जो प्रथम भाषा है, जो मातृभाषा, मान लीजिए बच्चे को जो भाषा आती है वो नई भाषा सीखने में उसको दिक्कत देगी, नहीं, हमें तो हेल्प क्रिएट करनी है उस भाषा से, तो दिक्कत नहीं देगी, ये बात गलत हो जाएगी। भाषा अधिगम अर्थ से शुरू होना चाहिए और फिर उसके स्वरूप को समझने की बात होनी चाहिए, ये बात अपनी जगह सही है। यहाँ अर्थ समझ में आ जाए बच्चे को, फिर उसका स्ट्रक्चर समझाइए आप। भाषा प्रथम भाषा द्वितीय भाषा के अधिगम को समर्थित करती है, ये बात एकदम सही है कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है सेकंड लैंग्वेज के लिए एक ब्रिज का काम करेगी, हेल्प क्रिएट करेगी। आपको हिंदी आती है, अब हिंदी से आपको इंग्लिश में सीखनी है चीजें, तो आप कुछ हद तक, जैसे मैं अभी मुद्रित परिवेश की बात हो रही थी तो मैंने आपको प्रिंट रिच एनवायरमेंट बता दिया। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के उनको आसानी समझ में आ जाता है, बच्चे मतलब छोटे बच्चे, मजाक कर रही हूँ, मतलब जो लर्नर्स जो है आपके, ये हमारी आदत हो जाती है फ्लो में कई बार, क्या है कि जो लोग इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम के लर्नर्स को समझना आसान है, प्रिंट रिच एनवायरमेंट, जिसको हिंदी से समझ आ गया उसको हिंदी से समझ आ गया, तो दोनों भाषाएं हेल्प कर रही हैं एक दूसरे को, यहाँ पे तो समर्थित करती है, बट बाधा नहीं, व्यवधान डालती है, ये बात कहना गलत होगा भाषा अधिगम और अर्जन के बारे में। बल्कि जो लैंग्वेज है उसको अर्जित किया जा सकता है, उसका अधिगम भी किया जा सकता है अगर वो नेचुरल एनवायरमेंट में हो रही है तो। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक अध्यापक कक्षा के एक वर्णमाला के अक्षर लिखना सिखाती है। वह अक्षर लिखना सिखाने के लिए बताती है कि कहां से शुरू किया जाए और किस तरफ लेखनी मोड़ी जाए, यानी पेन, लेखनी का मतलब यहाँ पेन से है, पेंसिल से है, ठीक, कि भाई तुमको क बनाना है तो ऐसे ऐसे लेके जाएंगे इसको और ऐसे बना देंगे, मतलब जैसे भी ज्यादा फैशन वाला का बन गया, ठीक। मतलब क्या हुआ, टीचर ने लिखना सिखाया कि क्या शेप दें हम, अ से अनार, तो फिर पकड़ के भी कई बार हाथ से बताना पड़ता है बच्चे को, है ना। कई बार वो बुक्स होती हैं जो ऐसे डॉट डॉट वाली आती हैं तो वो हेल्प कर देती हैं, स्केप फोल्ड कर देती हैं, मदद कर देती हैं। तो ये क्या है कि वो किसके प्रति समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेखन कौशल, रूब्रिक लेखन, लेखन के तरीके, या हाथ आंख समन्वय के हैंड आई कोऑर्डिनेशन, नहीं, ये तरीका है, टेक्निक बता रही है कि भाई ये शब्द ऐसे नहीं ऐसे घुमाओ, ठीक। तो शिक्षार्थियों में किसके प्रति समझ बनाने का प्रयास कर रही हैं, किसके प्रति, लिखने के तरीके क्या होते हैं इसके प्रति। लेखन कौशल में तो बहुत कुछ आ जाएगा, लेखन कौशल में तो आप किस तरह की राइटिंग का स्टाइल क्या है आपका वो भी आ जाएगा, विचार किस तरह से आप प्रस्तुत करेंगे, तो यहाँ पे लिटरली सिखाया जा रहा है कि कैसे लिखना है। अभी कौशल पे तो आप बहुत आगे की बात हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो बेटर ऑप्शन लिखने के तरीके हैं, हम जाएंगे थर्ड के साथ, आगे जाएंगे, मतलब अगर ऑप्शन ये नहीं होता लिखने के तरीके तो हम चले जाते फर्स्ट ऑप्शन के साथ, बट हमारे पास बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के लिए आकलन है, यानी असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको हम कहते हैं, सीखने के लिए आकलन, अधिगम के लिए आकलन, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, फॉर लर्निंग, एज लर्निंग तो आप जानते ही हैं, है ना, ऑफ भी लिख लेते हैं। ऑफ लर्निंग आपको पता है समेटिव असेसमेंट, योगात्मक मूल्यांकन का पार्ट है। फॉर और एज जो है वो आपके फॉर्मेटिव यानी रचनात्मक आकलन का पार्ट है। सीखने के दौरान अधिगम होगा, सीखने के लिए अधिगम होगा, तो अगर एंड में हो रहा है तो ऑफ लर्निंग यानी अधिगम का आकलन हो जाएगा वो। तो अगर हम देखें थर्ड ऑप्शन, आप लोग 90% लोग कह रहे हैं, देख लेते हैं। अधिगम के लिए आकलन है सत्र के अंत में होता है अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए नहीं होता। जब तो अधिगम हो चुका है ऑफ लर्निंग, तो अधिगम जो हो चुका है उसका आकलन तो अंत में होगा, तो अंत में अधिगम के लिए आकलन नहीं होता, दौरान होता है। वर्ष के अंत में अगेन फिर से ये तो अधिगम का आकलन हो गया, ऑफ लर्निंग। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, एग्जैक्टली ये एकदम टैग वर्ड है कि
शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति की निगरानी और उसमें सुधार के लिए आकलन तैयार करना कि कैसे हम, जैसे हम अभी सीख रहे हैं, आप लोग पोल में जवाब दे रहे हैं, अभी इसी के दौरान हम आकलन भी कर ले रहे हैं, असेस कर पा रही हूं मैं कि कितने लोग सही आंसर दे पा रहे हैं। तो ये दौरान ड्यूरिंग होता है फॉर लर्निंग, क्योंकि सीखने के लिए आकलन है, अभी सीखना चल रहा है, उसके ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक सिंपल है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण जैसी आकलन संबंधित गतिविधियां तो वो तो सीखने का आकलन हो जाएंगी अगेन।